अच्छा किया यासिर, जो मुझसे मिलने के लिए तुम यहाँ आ गए। मैं तो खुद तुमसे मिलने आने वाला था। अरे भाई, इस गांव में अब रखा ही क्या है। शहर जाना चाहता हूँ, हो सकता है कल ही निकल जाऊँ। हाँ खालिद भाई, मुझे ये बात पता चली थी गांव वालों से, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। मैंने सोचा भाई खालिद भाई को बैठे बिठाए हो क्या गया है, आखिर अपना गांव छोड़ के जाने कैसे लगे वो। कल आप शहर में आंटी और गुड़िया को भी लेकर जा रहे हैं क्या? गुड़िया तो मेरी बहुत अच्छी सहेली है, अगर आप उसको ले जाएंगे तो फिर मैं किसके साथ खेलूंगा? नहीं बेटा, अभी तो बस मैं ही जा रहा हूँ। शहर जाकर काम जमा लूं, कोई घर खरीद लूं, तभी तो तुम्हारी आंटी को और गुड़िया को बुलाऊंगा वहां पर। अभी साथ ले जाकर कहाँ रखूंगा उनको। खालिद भाई, मेरी बात माने तो ना जाएं आप शहर। अरे शहर में रखा ही क्या है, जितनी अपनाइयत यहाँ हमारे गांव में है वहाँ बिल्कुल नहीं है। सुना है वहाँ शहर में तो हम गांव वालों के साथ जानवरों की तरह बर्ताव किया जाता है। अरे भाई, वो तो पहले की बातें होंगी। शहर में तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं। देखो खालिद, मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ भाई, घर जैसा सुख, गांव जैसा सुकून तुम्हें शहर में तो क्या पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तुम बिला वजह की जिद लगाए बैठे हो शहर जाने की। जिद नहीं है, जरूरत है। आज के दौर में दो चार पैसों में होता ही क्या है। फिर हमारे साथ तो गुड़िया भी है, उसके भी तो खर्चे हैं, उसकी भी तो ख्वाहिशें हैं। शहर जाऊंगा, चार पैसे कमाऊंगा तो तुम लोगों को ही आसानी होगी। अब खाना ले आओ, मुझे भूख लग रही है। अब्बा, वहाँ पर आपको खाना कौन देगा? और आपके नर्म बिस्तर के बगैर आपको तो नींद आती ही नहीं है। फिर आप शहर जाकर खाएंगे क्या और रहेंगे कैसे? बताएं मुझे, क्या करेंगे? खालिद की बेटी गुड़िया बहुत ज़्यादा समझदार थी। खालिद अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वो उसी के खातिर शहर जाकर बहुत सारे पैसे कमाना चाहता था। यहाँ रहकर वो उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर पाता था, इसीलिए उसको शहर जाने की बेइंतहा ख्वाहिश थी। खालिद साहब, सही तो कह रही है आपकी लाडली। यहाँ रहकर एक पल आपको खाने में देर हो जाए तो भाई आपको भूख से बुरा हाल होने लगता है, और नींद तो आपके तकिए और गद्दे के बगैर आपको बिल्कुल नहीं आती। तो आप वहाँ रहकर क्या करेंगे, कैसे अपनी जिंदगी गुजारेंगे? ये तुम दोनों की सोच है। तुम दोनों को क्या पता कि शहर में कितनी आसाइशें हैं। यहाँ से कहीं ज्यादा बेहतर जिंदगी गुजार सकता हूँ मैं वहाँ पर। और कुछ ही वक्त की बात है, तुम दोनों को भी वहाँ बुला लूंगा, फिर आराम से रहेंगे। लेकिन अब्बा, मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? आपको पता तो है मैं आपके बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती। फिर भी आप मुझे छोड़ के इतनी दूर जा रहे हैं। बस मेरी गुड़िया, कुछ ही वक्त की बात है, फिर तुम्हें मैं अपने पास ही बुला लूंगा। फिर हम मिल के बहुत सुकून से रहेंगे। दूसरे ही दिन सुबह बहुत पुरउम्मीद होकर खालिद अपनी मंजिल पर रवाना हो जाता है। शहर की तरफ बढ़ते हुए बहुत सारे ख्यालात उसके दिल में और दिमाग में आ रहे होते हैं। शहर में किसी सेठ के पास उसको काम करने के लिए जाना था। खालिद को गांव से शहर जाने में पूरा दिन लग गया। थकान से खालिद का बहुत बुरा हाल था, लेकिन वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया था। सेठ अबरार, आप ही है ना? अब मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ और दिल लगाकर काम करूँगा। ओह, आओ आओ, तो तुम वही देहाती हो खालिद, जिसके बारे में मुझे मेरे मैनेजर ने बताया था। इस पैमाने की जहमत क्यों की? खुद भी तकलीफ की और हमें भी तकलीफ दी इतनी रात में। ये आराम का वक्त होता है हमारे। माफी चाहता हूँ सेठ, मेरे पास रहने के लिए और कोई भी ठिकाना नहीं था और 1 रुपया तक नहीं था कि जिससे मैं अपना गुजारा कर सकूं। सेठ अबरार बहुत ही मगरूर और बेरहम इंसान था। वो गरीब लोगों के साथ बहुत बुरा रवैया रखता था। सेठ अबरार खालिद को अपने साथ एक जेल नुमा
और बिल्कुल वीरान और बंद कमरे में लेकर आया। आओ आओ देहाती, ये जगह है तुम्हारी रिहाइश की। इससे ज्यादा आराम की जगह तुम्हारे लिए और कोई नहीं है हमारे पास। रहना है यहाँ रहो मजे से। खालिद ने कमरे को चारों तरफ से देखा। उस कमरे में तो ना एक हवा के लिए खिड़की थी, ना आराम करने के लिए कोई बिस्तर। ठीक है सेठ, जो आपका हुक्म। मैं यहाँ आराम से रुक जाऊंगा, बस अगर कुछ खाने के लिए मिल जाता तो। खालिद की बात सुनकर सेठ वहां से चला गया। खालिद इसी इंतजार में उस खाली और बंद कमरे में खाने के इंतजार में सुकून से बैठ गया और खाने का इंतजार करता रहा। एक ही दिन में खालिद को अपने घर की गरम रोटी और अपनी गुड़िया की प्यारी प्यारी बातें याद आने लगी। बस वही सोचते सोचते खालिद लेटकर आराम करने लगा। खालिद को थकन बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए बस वो बगैर कुछ खाए ही सो गया। दूसरे ही दिन सुबह सेठ अबरार ने अपने काम की जगह पर अपने मैनेजर को परेशान खड़ा देखा। वो अपने मैनेजर के पास गया और कहने लगा, क्या बात है, आज ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? अभी तक काम शुरू नहीं किया क्या? कितना वक्त गुजर गया है, अभी तक तो आधा काम हो जाना चाहिए था। मैं क्या करूं, आज इतने सारी जगह माल को डिलीवर करना था, लेकिन जो ये काम करता है उसकी तबीयत बहुत खराब है। उसने आज छुट्टी ले ली है। अब इसका सारा काम कौन करेगा? एक तो ये लोग मुंह मांगी रकम लेते हैं, ऊपर से काम भी हमारी मर्जी का नहीं करते। अरे छोड़ो, जो शहर के लड़के बीमारी का बहाना बनाकर आराम से छुट्टी ले लेते हैं, उनको लात मार के यहाँ से निकाल दो। क्योंकि कल ही मेरे पास एक देहाती आया है जिसको कुछ समझ नहीं है। वो इंतहाई मेहनत का काम बहुत ही कम रकम में आराम से कर देगा। ओ, तो वही देहाती खालिद आ चुका है। चलो अच्छा है ना, इन देहातियों को कोई अकल होती तो नहीं है, हम अपना भी काम उनसे ही करवा लेंगे। खालिद जो कुछ अपने घर से कल सुबह खा कर आया था, उसके बाद अनाज का एक दाना भी उसके पेट में नहीं गया था। उसकी हालत बहुत बुरी थी। फिर भी वो सारा दिन सेठ के इशारों पर काम करता रहा और अपनी जबान से उफ तक ना निकाली। सेठ ने पूरा दिन मजदूरी करवाकर खालिद को सबसे आखिर में छोड़ा। खालिद की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। उसको लग रहा था कि अब उसी बंद कमरे में उसका दम निकल जाएगा। वो बहुत पछता रहा था। वो अपने गांव की सुकून वाली ज़िंदगी, अपने घर का आराम याद कर रहा था और अब उसने बस कर ली थी। अब उसने अपने घर वापस जाने का फैसला कर लिया था। उसको समझ आ गई थी एक ही दिन में कि जो कुछ है उसी में उसको सब्र और शुक्र करना चाहिए।